स्टार्टिंग में हम देखते हैं इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर को 1920 का वक्त, जहां पुरानी इमारतों के बीच साइंस और इनोसेंस दोनों एक साथ सांस ले रहे थे। यहीं रहता था स्टीफन, एक होशियार लड़का जिसकी दुनिया अभी छोटी थी लेकिन सवाल बड़े बड़े थे। स्टीफन की सबसे करीबी दोस्त पड़ोस में रहने वाली विक्टोरिया थी और उनका कजिन कॉनरैड भी अक्सर उनके साथ रहता था। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनके लिए बाकी दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। एक दिन उनके घर के पास गार्डन पार्टी चल रही थी। लोग हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और शाम की ठंडी हवा पूरे माहौल को हल्का बना रही थी। कुछ औरतें धीमी आवाज में रॉबर्ट के बारे में बात कर रही थीं। रॉबर्ट जेन का पुराना परिचित था। वह आर्मी से जुड़ा रहा था, सीक्रेट इंटेरोगेशन जैसे कामों में रह चुका था और अक्सर चेस के बिशप जैसी अजीब बातें करता रहता था। इसी वजह से कई लोग उसके आसपास थोड़ा असहज महसूस करते थे। फिर भी पुराने रिश्ते की वजह से जेन उसे पार्टीज में बुला लेती थी। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर औरतों से कहा कि आज वे सब बहुत अच्छी लग रही हैं, तो उन्होंने मजाक में उसे शैंपेन लाने भेज दिया और तभी स्टीफन और कॉनरैड दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद पार्टी में एक अजनबी बुजुर्ग भी आ गया। वह थका हुआ लग रहा था और उसने पानी मांगा। जेन ने उसे बैठने को कहा। बच्चों ने उसे प्रोफेसर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। नींबू पानी के बदले में उसने स्टीफन, विक्टोरिया और कॉनरैड को डायमेंशंस की ऐसी बात समझानी शुरू की जिसने उनकी सोच बदल दी। उसने फ्लैटलैंड जैसी कल्पना से शुरुआत की, जहां किसी जीव का वजूद सिर्फ लाइंस और सरफेसेस तक सीमित होता है। उसने कार्ड पर पतली स्लिट्स काट कर बताया कि एक वन डायमेंशनल क्रिएचर सिर्फ आगे और पीछे देख सकता है। उसके लिए लेफ्ट, राइट, अप और डाउन का कोई मतलब नहीं होता। विक्टोरिया ने जब उन स्लिट्स से देखा तो उसे आसपास की दुनिया धुंधली और अजीब सी फ्लैट दिखाई देने लगी। फिर प्रोफेसर ने दूसरा डिमेंशन समझाया। उसने कहा कि जैसे ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते हुए रंग बस एक पल के लिए दिखते हैं, वैसे ही हर डिमेंशन को समझने के लिए देखने का तरीका बदलना पड़ता है। तीसरा डिमेंशन इंसानों की दुनिया है, क्योंकि हम 3D में जीते हैं। लेकिन चौथा डिमेंशन टाइम है। हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन शायद उसे मोड़ा या बदला जा सकता है। ये बात स्टीफन के दिमाग में गहराई तक बैठ गई। प्रोफेसर ने विक्टोरिया की स्किपिंग रोप ली, स्टीफन को एक सिरे पर खड़ा किया और समझाया कि जिंदगी जन्म से मौत तक एक सीधी लकीर जैसी है। फिर उसने रोप को बीच से मोड़ा और कहा कि अगर टाइम को भी इसी तरह मोड़ा जा सके तो पास्ट और फ्यूचर दोनों तरफ सफर मुमकिन हो सकता है। तीनों बच्चे हैरान रह गए। जाते जाते प्रोफेसर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा कि इंसान को हमेशा अलविदा कहना चाहिए। गार्डन पार्टी खत्म होने के बाद स्टीफन ने अपनी माँ जेन से अपने साइंटिस्ट पिता के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जेन ने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे कोई सच अभी छिपा कर रखा गया हो। अगले दिन स्टीफन, विक्टोरिया और कॉनरैड एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं जमीन के लेवल पर बना था और इतना गहरा था कि ऊपर से देखने पर अंधेरा नीचे गिरता हुआ लगता था। स्टीफन और विक्टोरिया पत्थर फेंककर 1 एलिफेंट 2 एलिफेंट गिनते और फिर नीचे से आने वाली छपाक की आवाज सुनते। स्टीफन ने कहा कि शायद कुआं 100 फीट गहरा है, शायद उससे भी ज्यादा। विक्टोरिया ने हंसकर कहा कि शायद यह चाइना तक जाता हो। तभी कॉनरैड उन्हें टोकने लगा कि कुएं के पास खेलना मना है। फिर उसने स्टीफन को चुनौती दी कि अगर इतनी हिम्मत है तो नीचे उतर कर दिखाए। स्टीफन ने जवाब दिया कि डर तो कॉनरैड को भी लगता है। कॉनरैड ने बात बदलते हुए कहा कि लंच का समय हो गया है और स्टीफन की माँ उसे बुला रही है। दोनों लड़के घर की तरफ दौड़ गए, जबकि विक्टोरिया पीछे रह गई। उस पल कुछ बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हवा में एक छोटा सा तनाव जरूर रह गया था। समय बीतता गया। स्टीफन और विक्टोरिया बड़े होते गए और कॉनरैड भी उनके साथ बना रहा। वे अपनी इमेजिनरी दुनिया बनाया करते थे, जिसमें स्टीफन महल बनाता, विक्टोरिया रानी होती और कॉनरैड को कोर्ट जेस्टर बना दिया जाता। सब हंसते थे। एक दिन स्टीफन ने विक्टोरिया से कहा कि काश उनकी जिंदगी हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहे। विक्टोरिया ने मुस्कुराकर कहा कि दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, सिवाय उनके प्यार के। उसने कहा कि वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये बात मीठी भी थी और आने वाले दर्द की आहट भी दे रही थी। स्टीफन को तब नहीं पता था कि वही कुआं, प्रोफेसर की बातें और विक्टोरिया का वादा मिलकर उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाले हैं। विक्टोरिया की बात कॉनरैड के अंदर कहीं छुप गई। एक दिन खेलते खेलते विक्टोरिया ने कॉनरैड को हरा दिया। हार छोटी थी, लेकिन कॉनरैड के अहंकार पर भारी पड़ी। उसने उसी पुराने कुएं का ढक्कन हटाया और स्टीफन को उकसाने लगा कि अगर हिम्मत है तो नीचे उतरकर गहराई देखे। स्टीफन ने साफ मना कर दिया क्योंकि यह खतरनाक था। कॉनरैड ने उसे कायर कहा और गुस्से में विक्टोरिया की स्किपिंग रोप छीन ली। अगले ही पल रोप उसके हाथ से छूटकर कुएं के अंधेरे में गिर गई। इसी बात पर दोनों लड़कों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शोर सुनकर जेन बाहर आई। उसने स्टीफन और कॉनरैड के कान पकड़े और उन्हें घर की ओर ले गई और विक्टोरिया से कहा कि वह अपने घर चली जाए। लेकिन उस दिन विक्टोरिया अकेली रह गई। कुछ देर बाद वह अपनी रोप वापस लाने के लिए कुएं में उतर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। उसका शव भी नहीं मिला। पीछे सिर्फ खामोशी रह गई, जिसने पूरे इलाके को दुख और डर से भर दिया। अगले दिन कॉनरैड और स्टीफन साथ बैठे। कॉनरैड ने कहा कि वह बड़ा होकर फौजी बनेगा। हालांकि आर्मी ने उनके परिवारों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था।
स्टीफन ने पक्के यकीन से कहा कि वह एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। उस समय दोनों नहीं जानते थे कि विक्टोरिया की मौत स्टीफन की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देगी। सालों बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टीफन एक ब्रिलियंट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बन चुका था। वह स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहा था और प्रोफेसर की कही बातों को सच साबित करने की कोशिश में लगा था। कॉनराड अब उसका असिस्टेंट था। दोनों इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एक पियानो को जोड़कर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके लिए सिर्फ साइंस नहीं था, ये विक्टोरिया तक वापस पहुंचने की आखिरी उम्मीद थी। एक दिन स्टीफन क्लास में लेक्चर देने के लिए पहुंचा। उसके मेंटर डॉक्टर श्मिट ने गर्व से कहा कि स्टीफन का दिमाग बेमिसाल है। स्टीफन ने अपनी थियरी समझाई कि यूनिवर्स सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। हर मुमकिन घटना कहीं ना कहीं हो चुकी है, अभी हो रही है और आगे भी होगी। तभी क्लास में एक लड़की ने हाथ उठाया। स्टीफन ने उसे देखा और अचानक उसके मुंह से निकला, विक्टोरिया। लड़की ने शर्माते हुए बताया कि उसका नाम एनी है। यह छोटा सा पल स्टीफन के दिल पर गहरा असर छोड़ गया, जैसे पुरानी याद अचानक नई जिंदगी में लौट आई हो। एनी ने पूछा कि अगर कोई पास्ट में जाकर कुछ बदल दे तो क्या फ्यूचर बदल जाएगा? स्टीफन ने ऑरेंज की मिसाल देकर समझाया, मान लो टाइम एक सड़क है जहां एक जगह से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ते पर ऑरेंज सही सलामत रहता है, दूसरे रास्ते पर वह कुचल जाता है। दोनों पॉसिबिलिटीज अपने अपने यूनिवर्स में साथ साथ मौजूद रहती हैं। इसलिए पास्ट बदलने से अपना फ्यूचर नहीं बदलता, सिर्फ एक नया यूनिवर्स बन जाता है। लेक्चर खत्म हुआ और ऐसा लगा जैसे स्टीफन टाइम ट्रैवल की पहेली के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन उसी दिन स्टीफन को बड़ा झटका लगा। डॉक्टर श्मिट ने बताया कि ग्रांट्स बोर्ड ने उनकी फंडिंग फिर से रिजेक्ट कर दी है। माहौल हल्का करने के लिए श्मिट ने मजाक किया कि शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन फिर उसने गंभीर होकर स्टीफन को चेताया कि वह अपने जुनून में असली जिंदगी से दूर होता जा रहा है। इसी बीच एनी ऑफिशियली स्टीफन और कॉनराड की टीम में शामिल हो गई। कॉनराड ने मजाक में उसका स्वागत करते हुए कहा कि टीम में जगह तो है लेकिन सैलरी नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तीनों उनकी लैब में थे जहां मशीन धीरे धीरे आकार ले रही थी। अगला टेस्ट उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था। स्टीफन ने मशीन को देखा और कहा कि शायद इस बार काम हो जाए। लेकिन इस मशीन के पीछे सिर्फ साइंस नहीं था, इसके पीछे दो दोस्तों का अपराध बोध और एक खोई हुई मोहब्बत छिपी थी। लैब में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। स्टीफन ने एनी से पूछा कि क्या उसे कभी डेजा वू हुआ है। एनी ने बताया कि उसे आज ही ऐसा महसूस हुआ था। स्टीफन ने समझाया कि कभी कभी इंसान चौथे डिमेंशन की हल्की झलक पकड़ लेता है, जैसे टाइम की लहरें हों। ज्यादातर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह मशीन उन लहरों को पकड़ने की कोशिश करती है। मशीन में 15 साल पुराने उसी बगीचे का डेस्टिनेशन सेट किया गया जहां स्टीफन और विक्टोरिया का बचपन बीता था। स्टीफन ने कहा कि शायद 38वीं कोशिश में किस्मत साथ दे। मशीन भारी आवाज के साथ चली और स्टीफन खुशी से बोल उठा कि यह काम करेगी। लेकिन अगले ही पल एक चिंगारी निकली और सब रुक गया। कॉनराड गुस्से में बोला कि वह बार बार कह चुका है, उन्हें अच्छे पार्ट्स चाहिए, पुराने कबाड़ से मशीन नहीं चलेगी। मशीन फिर बेकार हो गई। नाकामी ने लैब का माहौल तोड़ दिया और थका हुआ कॉनराड एनी से बोला कि चलो कहीं पीने चलते हैं। बार में बातचीत के दौरान कॉनराड का दर्द बाहर आने लगा। उसने एनी को बताया कि अगर उसने विक्टोरिया की रोप कुएं में नहीं गिराई होती तो शायद स्टीफन आज इस पागलपन में नहीं फंसा होता। वह कहता है कि वह खुद रोप लाने नीचे उतर जाता, लेकिन उस दिन की यादें उसके लिए धुंधली हैं। बचपन की गलती होने के बावजूद अपराध बोध उसे आज तक खाता रहा। दूसरी तरफ एनी स्टीफन की माँ जेन से मिलने गई। जेन ने उसे अपनापन दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि स्टीफन हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा जुड़ना खतरनाक हो सकता है। उसके बाद एनी स्टीफन के पास पहुंची। स्टीफन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने एनी से कहा कि कभी कभी उसे विक्टोरिया दिखाई देती है और पूरी जिंदगी सपने जैसी लगती है। उसे लगता है जैसे वह सच में यहाँ है ही नहीं। वह टूटते हुए कहता है कि अगर उस दिन वह खुद कुएं में उतरकर रोप ले आता तो शायद विक्टोरिया जिंदा होती। उसे लगता है कि उसने विक्टोरिया को धोखा दिया। एक दिन स्टीफन अपनी टाइम मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान रॉबर्ट फिर से सामने आया। वह आर्मी के पुराने दिनों से जुड़ा आदमी था और स्टीफन उसे बचपन से जानता था, लेकिन उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाया। रॉबर्ट ने उन्हें बड़ी फंडिंग ऑफर की, मॉडर्न लैब, पेड स्टाफ और खुलकर खर्च करने के लिए पैसा। कॉनराड को यह मौका अच्छा लगा, लेकिन स्टीफन ने तुरंत मना कर दिया। कॉनराड भड़क गया। उसे लगा कि स्टीफन जानबूझकर यह मौका छोड़ रहा है ताकि वह कॉनराड को विक्टोरिया की मौत का दोषी महसूस करवाता रहे। रॉबर्ट ने चेक तक देने की बात कही, लेकिन स्टीफन ने साफ कहा कि वह यह काम पैसों के लिए नहीं कर रहा। कॉनराड चिल्लाया कि स्टीफन को पैसे नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सबको जरूरत है। स्टीफन ने कहा कि उसे रॉबर्ट पर भरोसा नहीं है। कॉनराड ने आरोप लगाया कि स्टीफन उसे विक्टोरिया की मौत का जिम्मेदार मानता है और उसे सजा देने के लिए हर मौका रोक देता है। इस झगड़े ने टीम के बीच गहरी दरार खोल दी। एनी बीच में फंसी हुई थी। एक तरफ स्टीफन का जुनून था, दूसरी तरफ कॉनराड का अपराध बोध और टूटी हुई दोस्ती। रॉबर्ट पैसा देकर उनकी कमजोरियां खरीदना चाहता था। अगली सुबह एनी महंगे पार्ट्स का बड़ा डिब्बा लेकर आई। स्टीफन हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या यह सब यूनिवर्सिटी से आया है, यानी चोरी का है। एनी ने साफ कहा कि वह
स्टीफन की यह खतरनाक ऑब्सेशन खत्म करना चाहती है ताकि वह सच में अपनी जिंदगी जी सके। स्टीफन घबरा गया कि इससे एनी जेल जा सकती है या यूनिवर्सिटी से निकाली जा सकती है। एनी ने कहा कि उसने यही खतरा उठाया है। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। कॉनराड और एनी दोबारा पीने गए। अगली सुबह एनी को होश आया तो वह कॉनराड के कमरे में थी। कॉनराड ने बताया कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, वह खुद कुर्सी पर सोया था। फिर भी एनी असहज हो गई। उसे अपनी गलती, अपनी बेहोशी और लोगों की बातों का डर महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल गई। वहां से आने के बाद वह स्टीफन के पास गई। स्टीफन ने एनी से माफी मांगी और माना कि वह कई बार जिद्दी और बेवकूफ जैसा बर्ताव करता है। एनी ने पूछा कि क्या वह अब चोरी किए हुए पार्ट्स इस्तेमाल करेगा। स्टीफन ने हल्के मजाक में कहा कि अगर चोरी की सजा जेल है तो कम से कम पार्ट्स का फायदा तो उठा लेना चाहिए। एनी ने कहा कि अगर मशीन चल गई तो वे पास्ट में जाकर पार्ट्स वापस रख देंगे और यूनिवर्सिटी को पता भी नहीं चलेगा। स्टीफन ने अपनी थ्योरी फिर समझाई कि पास्ट बदलने से अपना फ्यूचर नहीं बदलता, क्योंकि हर पॉसिबल फ्यूचर पहले से मौजूद है। एनी ने पूछा कि क्या वह इस बात पर 100% पक्का है। स्टीफन रुका और बोला 99%। स्टीफन और एनी की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी चाल चल रहा था। उसने कॉनराड से अकेले में बात की और उसकी कमजोरी पकड़ ली। उसने उसे प्रोफेसरी, बेहतरीन लैब और पैसे का लालच दिया। उसने कहा कि कॉनराड को हमेशा स्टीफन की छाया में नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट ने उसे उकसाया कि कामयाबी मिलने पर एनी भी उसे अलग नजर से देखेगी। कॉनराड का दर्द और अहंकार दोनों रॉबर्ट की तरफ खींचने लगे। लैब में कॉनराड ने दिखावा किया कि टेस्ट सुबह होगा, लेकिन रात में उसने स्टीवन के सालों के रिसर्च और डिजाइन्स रॉबर्ट को दे दिए। अगले दिन उसने एनी से कैजुअली पूछा कि अगर वह प्रोफेसर बन जाए तो क्या वो उससे शादी करेगी। ये बात सुनकर स्टीफन को शक हुआ। उसे समझ आ गया कि रॉबर्ट ने कॉनराड को प्रोफेसरी का लालच दिया है। स्टीफन को अपने ऊपर गुस्सा आया कि वह इतनी देर तक यह बात समझ क्यों नहीं पाया। स्टीफन और एनी तुरंत मिल रोड के पुराने फार्म हाउस की तरफ भागे। अंदर जाकर वे ठिठक गए। रॉबर्ट के पैसों से मशीन पूरी बन चुकी थी। रॉबर्ट समझाने लगा कि पोर्टल गर्म होने के बाद अंदर हफ्तों का समय बाहर की दुनिया में कुछ सेकंड्स जैसा गुजरता है। स्टीफन खतरा समझ गया। तभी रॉबर्ट ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने पिस्तौल निकाल ली और स्टीफन को मशीन की डेस्टिनेशन बदलने के लिए मजबूर किया। रॉबर्ट अपने पुराने घर में युद्ध शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले जाना चाहता था। स्टीफन ने कहा कि सिग्नल इतना पीछे नहीं जा सकता और यह बहुत खतरनाक है। रॉबर्ट ने ताना मारा कि बाप ज्यादा जानता है। स्टीफन ने मशीन चालू कर दी। पोर्टल खुला और रॉबर्ट उसमें कूद गया। कॉनराड खुशी से बोला कि मशीन काम कर गई, लेकिन कुछ सेकंड्स बीत गए और रॉबर्ट वापस नहीं आया। फिर मिनट्स गुजरने लगे। कमरे में खामोशी फैल गई। एनी ने कांपती आवाज में पूछा कि वह कहाँ गया। स्टीफन ने कहा कहीं नहीं, शायद दशकों के लिए। इसी तरह कुछ पल और बीते और देखते ही देखते रॉबर्ट पोर्टल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने खुद को गोली मार ली। स्टीफन पूरी तरह से टूट गया। उसे लगने लगा कि रॉबर्ट की मौत का जिम्मेदार भी वही है और इसी एहसास में उसने टाइम मशीन को तोड़ दिया। स्टीफन के दिमाग में फिर वही नाम गूंज रहा था, विक्टोरिया। बचपन की आवाजें, महल के सपने और वह वादा जो कभी पूरी तरह टूटा नहीं, बस जख्मी रह गया। उसकी अपनी थ्योरी अब उसके सीने में दर्द बनकर धड़क रही थी। हर मुमकिन घटना कहीं ना कहीं पहले भी हो चुकी है, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। यह कहानी का सबसे गहरा मोड़ था। साइंस ने एक इंसान को निगल लिया था और स्टीफन के पास अब अपराध बोध, अधूरा प्यार और वही पुराना कुआं बचा था। अगला कदम उसे उसी कुएं की तरफ ले जाने वाला था जहां सच और भ्रम दोनों एक साथ खड़े थे। स्टीफन कुएं के किनारे झुका और अंधेरे में एक पुराना नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ठंडी हवा और पानी की गहरी खामोशी थी। जेन उसे ढूंढते हुए घबराकर वहां पहुंची। स्टीफन ने कहा कि उसने सोचा था अगर वह कुएं में जाकर एक आखिरी अलविदा कह दे तो शायद दिल को शांति मिल जाए। इसके बाद जेन उसे घर ले गई। उसने उसे नींद की दवा दी और कहा कि वह उससे प्यार करती है। तभी स्टीफन ने पूछा कि क्या रॉबर्ट उसका असली पिता था और क्या उसके पिता के महान वैज्ञानिक होने की सारी कहानियां झूठ थीं। जेन की खामोशी ने स्टीफन को जवाब दे दिया। इसके बाद एक दिन डॉक्टर श्मिट ने स्टीफन से ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी की नींव हिला दी। उसने कहा कि इंसान का दिमाग कभी कभी वही देखता है जो वह देखना चाहता है। दर्द बहुत बड़ा हो तो दिमाग सच को कल्पना के पर्दे के पीछे छिपा देता है। श्मिट ने स्टीफन की थ्योरी के हिसाब से एक संभावना सामने रखी। कोई यूनिवर्स ऐसा भी होगा जहां कुएं में विक्टोरिया नहीं, स्टीफन गिरा था। घंटों तक अंधेरे पानी में संघर्ष, फिर बचाया जाना, बेहोशी जैसी हालत और बाहर की आवाज का अंदर तक पहुंचना शायद बाकी सब दिमाग की बनाई हुई तस्वीर हो। श्मिट ने पूछा कि क्या ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। स्टीफन ने धीरे से कहा हाँ। फिर श्मिट ने असली सवाल पूछा, क्या यह भी पॉसिबल है कि स्टीफन पहले से उसी यूनिवर्स में हो और एनी, मशीन, कॉनराड सब कुछ उसके भ्रम का हिस्सा हो। इस शक के बावजूद स्टीफन ने काम रोकना नहीं चुना। एनी यूनिवर्सिटी से और पार्ट्स ले आई। इस बार मशीन फिर बनी, लेकिन अब यह वापसी वाला सफर नहीं था। यह सिर्फ एक तरफा रास्ता था। पोर्टल कुएं के अंदर लगाया
बुलाया गया ताकि यात्रा उसी जगह से शुरू हो जहां सब कुछ टूटा था। स्टीफन ने एनी से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह यह सब कल्पना कर रहा है। एनी ने कहा शायद। फिर उसने कहा कि अगर वह खुद को विक्टोरिया कह दे तो क्या स्टीफन मान लेगा? नहीं, क्योंकि तब स्टीफन को अपनी पूरी दुनिया को भ्रम मानना पड़ेगा। लेकिन स्टीफन के मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, विक्टोरिया से मिलना, चाहे कुछ पलों के लिए ही सही। जेन ने रोकर उससे कहा कि वह न जाए। स्टीफन ने कहा कि विक्टोरिया के साथ बिताए दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। इसके बाद स्टीफन ने एनी की आंखों में देखकर कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है और उसने एनी से कहा कि वह उसे रोक ले। उसने कहा कि वह स्टीफन से प्यार करने लगी नहीं है, बल्कि वह उससे प्यार करती है। स्टीफन एक पल के लिए रुक गया। एक नई जिंदगी उसे रोक सकती थी, लेकिन उसका अधूरा अतीत उसे कुएं की तरफ खींच रहा था। कुएं के किनारे स्टीफन टाइम की लहरों को देख रहा था। एनी ने पूछा कि उसे कितना वक्त लगेगा। स्टीफन ने कहा सेकंड्स, दशक, शायद हमेशा के लिए। एनी ने दर्द से पूछा कि सिर्फ कुछ पलों के लिए हमेशा का खतरा उठाना पड़ेगा। स्टीफन ने हाँ कहा और वह गहरे कुएं में कूद गया। कुछ देर बाद टाइम जैसे एक पल के लिए मुड़ गया। वही पुरानी गार्डन पार्टी फिर सामने थी। नींबू पानी, हंसी और बच्चों के बीच एक बुजुर्ग प्रोफेसर मौजूद था। लेकिन इस बार उस प्रोफेसर के अंदर स्टीफन था। उसने विक्टोरिया के साथ वह वक्त बिताया जिसे वह पूरी जिंदगी वापस पाना चाहता था। दिन खत्म होते ही उसने विक्टोरिया की स्किपिंग रोप उठा ली और पार्टी से बाहर निकल गया। वहां उसे उम्र दराज कॉनराड मिला। दोनों की मुस्कान से लगा जैसे यह प्लान बहुत पहले से तय था। कॉनराड ने कहा कि कभी कभी इंसान को मौका लेना ही पड़ता है। कॉनराड मुस्कुराया और बोला जैकेट वापस दे दो, ठंड लग रही है। इसी भाव के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।